भारत किसी छोटे से देश को फ्री में मेडिसिन भेजता है, किसी प्राकृतिक आपदा के दौरान रिलीफ मटेरियल पहुंचाता है, फूड एड देता है, वैक्सीन डोनेट करता है या फिर ग्लोबल साउथ के मुद्दों को दुनिया के सामने उठाता है। तो कई सारे लोग सवाल करते हैं कि भारत को आखिरकार इससे मिलता क्या है? क्यों भारत अपने रिसोर्सेज और इंडियन टैक्स पेयर्स का पैसा इन छोटे मोटे देशों के ऊपर खर्च करता है जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर हैं, जिनके नाम भी कई लोगों को पता नहीं होते हैं? क्यों भारत बार बार इन सभी देशों को बैक कर इनके लिए आवाज उठाने की कोशिश करता है, जिनको ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में अक्सर बाकी देश इग्नोर कर देते हैं? आपको याद होगा पिछले साल पंजाब स्टेट के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने भी एक स्टेटमेंट इशू करके कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ऐसे देशों में जाते हैं जिनके नाम मग्नेशिया, गलवेशिया और तरवेशिया जैसे होते हैं। इनके नाम किसी ने सुने भी नहीं होते हैं और इनकी पॉपुलेशन 10-10 हजार की होती है। भगवंत मान ने तो खैर उस समय मजाक उड़ाया था, लेकिन आज और भी बेहतर तरीके से समझ आएगा कि ये देश जिनका वो मजाक उड़ा रहे थे, इनके साथ रिलेशंस और गुडविल भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे सामने निकल कर आया है, उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि अमेरिका ने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सा धोखा दे दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने क्यों वीटो किया। ईरान अमेरिका वॉर के कारण सऊदी अरेबिया ने भारत के साथ अब कौन सा नया ट्रेड रूट ओपन किया है। एंड इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको बाकी चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के बारे में, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बहुत ही बड़ा झटका देते हुए बहुत ही हैरान कर देने वाला कदम उठाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक रेजोल्यूशन लाया था, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड, इन दोनों ही फ्रीडम फाइटिंग ग्रुप्स को यूनाइटेड नेशंस के 1267 सैंक्शंस रेजिम के अंडर डेजिग्नेट करने की रिक्वेस्ट की गई थी। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि पाकिस्तान और चाइना का ये रेजोल्यूशन एक और परमानेंट मेंबर अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया। अमेरिका ने ये रेजोल्यूशन ब्लॉक करने के लिए ऑफिशियली ये रीजन दिया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 1267 सैंक्शन रेजिम के रूल्स के मुताबिक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इसमें लिस्ट करने के लिए उसका अल कायदा या फिर ISIS या फिर इनसे लिंक्ड ग्लोबल जिहादिस्ट नेटवर्क से संबंध दिखाना जरूरी होता है। लेकिन पाकिस्तान और चाइना जो प्रपोजल लेकर आए हैं उसमें BLA और मजीद ब्रिगेड को अल कायदा या फिर ISS से जोड़ने के लिए कोई भी पर्याप्त एविडेंस नहीं दिए गए हैं, जो ये दिखाता है कि BLA और मजीद ब्रिगेड अल कायदा या फिर ISIS के साथ मिलकर काम नहीं कर रही है। इसी वजह से अमेरिका इस प्रपोजल को ब्लॉक करता है और ये प्रपोजल वहीं पर रिजेक्ट हो गया। अगर अमेरिका इस प्रपोजल को ब्लॉक नहीं करता और यूनाइटेड नेशंस में ये प्रपोजल पास हो जाता तो फिर BLA और मजीद ब्रिगेड के लीडर्स के ऊपर ग्लोबल ट्रैवल बैन लग सकता था। उनसे लिंक्ड पर्संस जो भी फॉरेन कंट्रीज से बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज उठाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जो सपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, उनके ऊपर रोक लग जाती। वो BLO को सपोर्ट नहीं कर पाते, BLA से लिंक्ड एसेट्स फ्रीज कर दिए जाते, फंडिंग चैनल्स बंद हो सकते थे और दुनिया के सभी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर कंट्रीज को उनके खिलाफ सैंक्शंस इंप्लीमेंट करने पड़ते। यानी पाकिस्तान को बलोच ग्रुप्स के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक और लीगल हथियार मिल जाता और वो सामने वाली कंट्री के ऊपर दबाव डाल सकते थे कि बलूचिस्तान के पक्ष में आवाज उठाने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन खुद ही अमेरिका ने ये प्रपोजल ब्लॉक कर दिया है। अब ये चीज दिखाती है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज इतनी ज्यादा अनसर्टेन है, इतनी ज्यादा अनिश्चित है कि उनको खुद नहीं पता होता कि वो अगले मोमेंट के ऊपर क्या कर देंगे, क्या बोल देंगे और अमेरिका अब क्या करने जा रहा है। क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप क्लेम करते हैं कि आसिम मुनीर एक ग्रेट जनरल है और वो आसिम मुनीर को पसंद करते हैं, और दूसरी तरफ उनका एडमिनिस्ट्रेशन ही पाकिस्तान सेना के ऊपर हमला करने वाले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को प्रोटेक्शन दे रहा है। कहने का मतलब है कि अगर ये अमेरिका भारत का सगा नहीं है तो ये पाकिस्तान का भी कभी सगा नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि क्या BLA और मजीद ब्रिगेड को प्रोटेक्ट कर अमेरिका इसमें क्या अचीव करना चाहता है? इसके पीछे अमेरिका की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। जिसकी भी राय हमको सही लगेगी हम उसका कमेंट पिन करेंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और सऊदी अरेबिया को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि सऊदी अरेबिया ने भारत के साथ एक नए शिपिंग रूट की शुरुआत की है। और ये नया शिपिंग रूट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इसके लिए सबसे पहले आप ये स्क्रीन के ऊपर मैप देखिए। सऊदी अरेबिया के जो राइट साइड के ऊपर पर्शियन गल्फ है, यहाँ से सऊदी अरेबिया का मेजॉरिटी ट्रेड और बिजनेस हुआ करता था। लेकिन ईरान ने यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर लिया है। ऐसे में सऊदी अरेबिया का सारा फोकस अब लेफ्ट साइड में रेड सी के ऊपर आ गया है। सऊदी अरेबिया अब क्या कर रहा है कि वो रेड सी में जो उसके पोर्ट्स हैं, सबसे पहले तो उनको अपग्रेड कर रहा है ताकि यहाँ पर हैवी शिप्स पार्क करने में आसानी हो। और जब ईरान दोबारा से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करे तब सऊदी अरेबिया के पास बैकअप पहले से रेडी रहे।
इसलिए सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया ने रेड सी के ऊपर बने पोर्ट्स का इस्तेमाल क्रूड ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट करने के लिए किया, और अब न्यूज आ रही है कि सऊदी अरेबिया रेड सी वाले रूट से भारत के साथ एक नया शिपिंग रूट भी स्टार्ट करने जा रहा है, जिसकी मदद से भारत से कार्गो गुड्स और मर्चेंडाइज सऊदी अरेबिया पहुंचेंगी। न्यूज आ रही है कि रेड सी में जो सऊदी अरेबिया का जेदा इस्लामिक पोर्ट है, इसको गुजरात के मुंद्रा पोर्ट के साथ कनेक्ट कर डायरेक्ट शिपिंग सर्विस स्टार्ट की गई है, ताकि भारत और सऊदी अरेबिया के बीच एक कार्गो मूवमेंट की स्पीड बढ़ाई जाए और सामान भारत से सऊदी अरेबिया तक जल्दी पहुंचे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने के कारण काफी सारा सामान सऊदी अरेबिया नहीं जा पा रहा है, और जेदा पोर्ट के साथ इससे पहले डायरेक्ट शिपिंग सर्विस नहीं थी। इस डायरेक्ट कनेक्टिविटी से अब भारत के एक्सपोर्ट्स, कंटेनर्स, कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल कार्गो पहले से कम समय के अंदर आसानी से सऊदी अरेबिया पहुंचेगा। सऊदी अरब अपने जेदा पोर्ट को भी मेन पोर्ट की तरह तैयार कर रहा है, और वर्ल्ड की सभी मेजर कंट्रीज के साथ यहाँ से शिपिंग सर्विस 1 by 1 स्टार्ट की जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और ब्रिटेन के बीच आपस में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मसला था, ये अब दोबारा से ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंच गया है, जहां पर ये डिस्कशन हो रही है कि भारत के साथ ये इतना इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट सरकार जल्दी से इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रही है और इसमें कौन सी बाधाएं आ रही हैं। खास बात यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर वहां पर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि भारत की सरकार जो स्टील सेफगार्ड से अपने लिए एग्जेम्पशन मांग रही है, वो प्रोवाइड ना की जाए। कई सारे ब्रिटिश एमपीज ने उसका विरोध किया है और कहा है कि भारत को स्टील सेफगार्ड्स में एग्जेम्पशन नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि ब्रिटेन अपनी स्टील इंडस्ट्री के लिए किसी और फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। इसके साथ ही ब्रिटिश एमपीज ने यह भी मांग की है कि भारत जो ब्रिटिश स्कॉच विस्की के ऊपर वापस से 150% के टैरिफ्स लगाने की धमकी दे रहा है, उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत के साथ विरोध दर्ज करवाए और सेम टर्म्स के ऊपर भारत को ये एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए बाध्य किया जाए। अब बाध्य करने की बात आई तो वो तो खैर डोनाल्ड ट्रंप भी हमको बाध्य नहीं कर पा रहा है, लेकिन जहां तक बात है इंडिया यूके एफटीए की, तो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमें कुछ हफ्ते अभी वेट एंड वॉच करने या फिर दोबारा से नेगोशिएट करने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से, और ये न्यूज 2 से 3 दिन पुरानी है, जिसको हम कवर करने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिसके कारण ये मिस हो रही थी, मगर बाकी न्यूज चैनल्स ने भी इसके ऊपर आपको अपडेट नहीं किया है, इसलिए हमने इसको कवर किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि 3 जून को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई है और साल 2027-28 के लिए 5 नए नॉन परमानेंट देशों को वोटिंग के बाद इलेक्ट कर लिया गया है। ये 5 देश हैं ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, किर्गिस्तान, त्रिनिडाद एंड टोबैगो और जिम्बाब्वे। इनकी 2 साल की मेंबरशिप अगले 1 जनवरी 2027 से स्टार्ट होगी और 31 दिसंबर 2028 तक रहेगी। अब ये जो नॉन परमानेंट देशों के चुनाव हुए थे, इसमें आज तक का सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, क्योंकि जर्मनी भी इन इलेक्शंस में खड़ा था और न्यूज आ रही है कि जर्मनी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर की वोटिंग में हार गया है। दरअसल 5 नॉन परमानेंट सीट्स में से 2 सीटें वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर ग्रुप्स के लिए अलॉटेड थी, लेकिन इन 2 सीट्स के ऊपर यूरोप के 3 देशों ने अपनी दावेदारी पेश की, जर्मनी, पुर्तगाल और ऑस्ट्रिया ने। वोटिंग में पुर्तगाल को मिले 134 वोट्स, ऑस्ट्रिया को मिले 131 वोट्स और जर्मनी को मात्र 104 वोट मिले हैं, जबकि जर्मनी को चाहिए थे कम से कम 127 वोट, लेकिन इन तीनों में सबसे कम जर्मनी को मिले। हैरानी वाली बात यह है कि जर्मनी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने लिए परमानेंट मेंबर बनने की भी दावेदारी पेश करता है, लेकिन जर्मनी के पास एक नॉन परमानेंट मेंबर बनने का भी मैंडेट या सपोर्ट हासिल नहीं है। ऐसे में ये सवाल तो उठेगा ही, अगर नॉन परमानेंट मेंबर नहीं बन सकते हैं तो फिर इनको परमानेंट मेंबर बनाकर वीटो पावर क्यों ही दी जाए। जर्मनी ने 1977 से लेकर अभी तक जितनी भी बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट रोटेटिंग सीट के लिए अप्लाई किया था, जर्मनी हर बार जीता था, और ये पहली बार है जब जर्मनी वोटिंग में हार गया है। नॉन परमानेंट मेंबर्स के इलेक्शंस में इतनी बड़ी हार के बाद जर्मनी की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है, और डिप्लोमेटिक सर्कल्स में इस डेवलपमेंट को जर्मनी के डाउनफॉल और डिप्लोमेटिक फेलियर के तौर पर देखा जा रहा है। जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर जोहान वाडेफुल को भी रिजाइन कर जॉब से निकालने तक की मांग की जा रही है, क्योंकि पहले तो जर्मनी अपने साथी देश ऑस्ट्रिया या पुर्तगाल, इन दोनों में से किसी भी एक को मेंबरशिप बिड वापस लेने के लिए मना नहीं पाया, और जब वोटिंग में गया तो इतने छोटे और कमजोर देशों के आगे हार गया है। अभी जो वोटिंग हुई थी ये सीक्रेट बैलेट से हुई है, यहाँ पर पता भी नहीं चलता है कि कौन से देश ने किसको वोट दिया। अब ये तो जर्मनी के साथ हुआ है, ये भारत के साथ ना हो इसके लिए हमारी सरकार पहले से तैयारी कर रही है, क्योंकि ये जो नॉन परमानेंट और कल को अगर परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग होती है तो इसमें 2/3 वोट्स चाहिए होते हैं। यूनाइटेड नेशंस की 193 मेंबर्स कंट्री हैं, उनमें से अगर सभी कंट्रीज वोटिंग में प्रेजेंट होती हैं तो 193 में से 129 वोट्स चाहिए होते हैं।
129 देशों के सपोर्ट के बाद ही यूनाइटेड नेशंस के अंदर कोई इलेक्शन जीता जाता है। इसीलिए जब भी भारत की सरकार किसी क्राइसिस में फंसे देश को मदद भेजती है तो वो सिर्फ राशन या मेडिसिन नहीं होती हैं। भारत एक संदेश भेज रहा होता है कि मुश्किल वक्त में भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। यूनाइटेड नेशंस, इंटरनेशनल फोरम्स या फिर ग्लोबल स्टेज के ऊपर वोटिंग पैटर्न्स जो होते हैं, इनमें देश अक्सर उन कंट्रीज को याद रखते हैं जो उनके बुरे वक्त में उनके काम आते हैं। इसलिए भारत सालों से ग्लोबल साउथ की बात करता है, डेवलपिंग कंट्रीज के कंसर्न्स को उठाता है और बिना किसी शर्त के हम इन देशों को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी देते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार इन देशों को विजिट करने भी जाते हैं, जिनका मजाक हमारी एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर उड़ाते हैं। कई लोगों को लगता था कि भारत बहुत ही ज्यादा उदारता दिखा रहा है और इसका कोई भी फायदा नहीं होगा, लेकिन ये जो आज जर्मनी के साथ हुआ है, ये साबित करता है कि जियोपॉलिटिक्स में कुछ इन्वेस्टमेंट्स गुडविल कमाने के लिए की जाती हैं और गुडविल के ऊपर मिलने वाला रिटर्न ऐसे समय में आता है जहां पर पैसा भी इस्तेमाल नहीं हो सकता है। ग्लोबल पावर सिर्फ जीडीपी और मिलिट्री स्ट्रेंथ से डिफाइन नहीं होगी, बल्कि इस बात से भी होगी कि दुनिया के कितने देश आपके ऊपर भरोसा करते हैं और इस तरह से आपके समर्थन में आते हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।